ओल्ड एज लोगों को देखता हूँ कि उनके मेजर इंजरीज का कारण होता है कि वो लोग गिर जाते हैं। अगर आप 2 दिन भी वर्कआउट करते हो तो भी इट इज मोर देन इनफ कि आप वर्कआउट नहीं ही कर रहे हो। कुछ नहीं करने से कुछ तो करो। खाली वेट ट्रेनिंग करने से वेट लॉस भी कर सकता है कोई? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स लेने के लिए क्या मुझे जिम ही जाना पड़ेगा? किया था, मेरे घर के सामने मेरा फ्रेंड है, हम लोगों ने सीमेंट के डंबल बनाए हुए थे, स्कूल से बेंच लेके आ गए थे, तो वहां से स्टार्ट किया था। यू बिल्ड अ हैबिट फर्स्ट एंड देन यू गो एंड इन्वेस्ट इन थिंग्स। तो क्या जो मसल्स में सोरनेस आती है वर्कआउट के बाद, क्या ये नॉर्मल है? तरीके हैं जिससे हम सोरनेस को जल्दी हील कर सकें? क्या फीमेल मेंटीज को फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ मेंस्ट्रुअल फेज में क्या उन्हें वर्कआउट करना पसंद होता है? अगर किसी को दिशा पटानी जैसी फिजिक चाहिए तो क्या वो खाली डाइट करके या रोटी चावल छोड़ के अचीव करा जा सकता है बिना वर्कआउट करे? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो जिम जाते हैं और जिम जाके उन्हें इंजरी हो जाती है। इसमें वार्म अप और कूल डाउन प्रॉपर्ली ना करना, इसका कितना बड़ा रोल है? मैं बहुत सारे बच्चों को देखता भी हूँ कि वो जिम में आते हैं, प्रोटीन शेकर्स लेके आते हैं, फ़ौरन प्रोटीन लेने के लिए भागते हैं और उन्हें लगता है अगर उनका प्रोटीन मिस हो गया वर्कआउट के बाद तो उनका वर्कआउट जो है वो वेस्ट हो गया है। तो क्या ऐसा सच में होता है? तो क्या आप ऑडियंस को थोड़ा बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है? तो वर्ड ही बता रहा है कि हम किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। हमारे मसल्स हैं, काम करने के लिए बने हुए हैं। अब उसको अगर हम कुछ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कराएंगे, रेजिस्टेंस बोले तो अगर कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है और मैं उसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम पुशिंग द रेजिस्टेंस। मैं उस वो मुझे रेजिस्ट कर रही है आगे जाने से एंड मैं उसको पुश कर रहा हूँ। तो दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इट कैन बी डन विद द बॉडी वेट ओनली, ऑल्सो इट कैन बी डन विद एनी मीडियम ऑफ थिंग। अगर कोई दरवाजा आपकी तरफ पुश कर रहा है, आप दरवाजे को दोबारा से पुश कर दे रहे हो, दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो मुझे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही क्यों करनी है? मैं क्या खाली वॉक नहीं कर सकता या फिर मैं खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर सकता हूँ फिट रहने के लिए? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही क्यों? बिल्कुल कर सकते हैं, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लेकिन अगर आपको एक अच्छा वेल बिल्ड शरीर बनाना है, वेल बिल्ड बॉडी बनानी है, या फिर मैं कहूँ एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो हमारे पास ऊपर से भगवान ने, अल्लाह ने हमको मसल्स दिए हैं जिनकी वजह से हम चल पाते हैं, कुछ हाउस होल्ड चोर्स कर पाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बोलते हैं। मैं ये बोल भी जो रहा हूँ ये मसल्स की वजह से ही बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे मुंह में मसल्स हैं एंड वो हिल रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी एज में ऊपर जाएंगे, आपने बोला रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, दीज आर ऑल द गुड थिंग्स, दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट यू कैन डू टू बी फिट। बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा ये इफेक्टिव है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमको मसल लॉस एक्सपीरियंस होना शुरू होगा। दैट इज कॉल्ड सार्कोपेनिया। तो उस मसल को, वो मसल लॉस ना हो, उसके लॉसेस हमको ना झेलने पड़े, इसके लिए वी डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हम हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं और उनको ग्रो करते हैं सो दैट वी लास्ट लॉन्गर। इसके और भी फायदे हैं, लाइक नॉट जस्ट द मसल्स बनेंगी, इससे आपके बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं, आपका हार्ट रेट सही रहता है, आपका बीएमआर बूस्ट होता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपके पास मसल मास होगा उतना ही ज़्यादा आपके शरीर को कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी उन मसल्स को सिर्फ बनाए रखने के लिए। सो दैट इज़ वन मोर रीज़न टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन योर लाइफ। मैं बहुत सारे ओल्ड एज लोगों को देखता हूँ कि उनके मेजर इंजरीज का कारण होता है कि वो लोग गिर जाते हैं। क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने अपने यंग टाइम में अपने मसल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करी, तो अब उनके मसल्स उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? यस, यू आर करेक्ट कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग आगे को झुक के चलते हैं या झुक जाते हैं, उनका पोस्चर खराब हो जाता है। दीज ऑल आर द थिंग्स विद लाइक बढ़ती एज के साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपके मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, आपका सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका जो मसल का कनेक्शन है वो कमज़ोर होने लगता है। यू वॉन्ट बी एबल टू, आप सोच कुछ रहे हो और हो कुछ और रहा है हाथ से। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर कोई चीज़ गिर रही है तो जब तक वो पकड़ने जाते हैं तब तक वो खुद भी गिर जाते हैं या वो चीज़ उसको नहीं बचा पाते। दैट इज़ बिकॉज उनके पास कम मसल मास है। कम मसल मास होने की वजह से उनको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनका सीएनएस से कनेक्शन ख़त्म हो गया, उनके अंदर जो एबिलिटी है
चीज़ों को कर पाने की ज़्यादा बेटर कर पाएंगे अगर उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, अगर या अभी भी वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे तो भी वो ज़्यादा बेटर चीज़ें कर पाएंगे जो कंपैरेटिवली जो वो अभी कर रहे हैं। नॉट कंपेयरिंग अ पर्सन टू अनदर पर्सन। आप हो सकता है 20 किलो वेट उठाते हो सकता है मैं 5 किलो ही उठाऊं, मेरे लिए 5 किलो हार्ड होगा, आपके लिए 20 किलो हार्ड नहीं होगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आई एम नॉट कंपेयरिंग anyone to anyone else. I'm comparing myself today versus myself in my 40s, my 80s. तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अगर मुझे ये सारे फ़ायदे चाहिए, मुझे एक अच्छा मसल मास चाहिए, अपनी ओल्ड एज में मुझे प्रिवेंट करना है कि मेरे ये फॉल्स ना हो, तो क्या मुझे जिम जाना पड़ेगा उसके लिए 7 दिन, या फिर कुछ कम दिन भी कर सकते हैं? दिस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल जस्ट फिट रहना है, आपको जस्ट मसल मास बनाए रखना है, या आपको मसल बिल्ड करना है, तो अलग अलग है। बट आई इफ जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर आप 2 दिन भी वर्कआउट करते हो तो भी इट इज़ मोर देन इनफ कि आप वर्कआउट नहीं ही कर रहे हो। पर अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, आपके पास वो लग्जरी है कि आप जिम जाकर 6 के 6 दिन वर्कआउट कर सकते हो, तो आप 6 दिन करो। अगर आपके पास वो लग्जरी नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप 3 दिन करो। आपके पास 2 घंटे का समय नहीं है, आप आधे घंटे करो। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कुछ नहीं करने से कुछ तो करो। वो मसल को जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो ग्रो करेगी, प्रोवाइडेड विद द राइट न्यूट्रिशन ऑल्सो, नॉट जस्ट द ट्रेनिंग। आपके हिसाब से अगर कोई एक कॉरपोरेट एम्प्लॉई है इन देयर 30s या 40s, एंड वो मैरिड हैं, उनके 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनकी एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके हिसाब से इफ़ दे वांट टू लिव अ गुड लाइफस्टाइल, एक डिसेंट मसल मास वो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो उन्हें कितने दिन जिम जाकर वर्कआउट करना चाहिए? सी आई एम ऑल्सो मैरिड, मेरा भी एक छोटा बच्चा है, एंड नॉट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, आई एम इनटू दिस बिजनेस। बट अगर मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता अभी, तो आई वुड गो लाइक 3 to 4 days और मैक्सिमम 5 days। अगर मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश करके मैं 5 दिन जा पा रहा हूँ, बट 3 to 4 days आर इनफ टू लाइक बिल्ड मसल, बिकॉज आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है, तो वो आप इनफ अप्रोप्रिएट रेस्ट भी दे पाओगे इन दिनों में। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर आप 3 दिन जाते हो, 4 दिन रेस्ट दे रहे हो अपनी बॉडी को, दैट्स मोर देन इनफ। ओके। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे वेट कम करना है, मैं वर्कआउट तो कर लूँगा, 3 या 4 दिन या 5 दिन भी दे दूंगा वर्कआउट के लिए, जिम आ जाऊंगा, बट लेकिन डाइट नहीं करूंगा, तो क्या खाली वेट ट्रेनिंग करने से वेट लॉस भी कर सकता है कोई? नहीं, सिर्फ वेट ट्रेनिंग से, या सिर्फ कार्डियो करने से, या सिर्फ स्विमिंग करने से, सिर्फ चलने से, सिर्फ साइकिलिंग करने से, एनीथिंग यू डू, कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस यू आर क्रिएटिंग अ कैलोरिक डेफिसिट। वेट लॉस का सिंपल फंडा है कि आप जितनी कैलोरीज खा रहे हो, है ना, आपने जितनी कैलोरीज खाई हैं, आपको उससे ज़्यादा खर्च करनी है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप खाओ कम, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा खर्च हो जाएंगी, या तो आप जितना खा रहे थे उतना ही खाओ और खर्च ज़्यादा करो। तो अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का अलग ही फंडा है। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मत करो, आप पैदल भी मत चलो, आप सिर्फ बेड पे पड़े रहो, लेकिन आप कुछ भी मत खाओ, सिर्फ दिन में 1 रोटी खाओ। और जो ये इंटरनेट पे आपको वो शिकंजी बना के देते हैं कि ये फैट लॉस ड्रिंक है, आप वो फैट लॉस ड्रिंक पीते रहो, यू विल एक्सपीरियंस वेट लॉस, बट वो वेट लॉस आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। यू विल एंड अप, आप जो बेड पे पड़े रह के वो ड्रिंक पी रहे हो और कुछ ना करके जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप उस काबिल हो जाओगे कि आप वहीं बेड पे ही पड़े रहोगे, आप कुछ और नहीं कर पाओगे। यू विल एंड अप गेटिंग वीक, यू विल एंड अप लूजिंग योर मसल मास, यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग इन माई लाइक, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो सब कुछ खो दोगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके शरीर में, आपकी मसल्स नहीं बना पा रहे हो, तो आप मूवमेंट कैसे करोगे? आप कहीं जाओगे कैसे? आप खड़े कैसे रहोगे? आप आपके बच्चों के साथ खेलोगे कैसे? तो आपके हिसाब से अगर किसी को वेट लॉस करना है, तो उन्हें एक अच्छा डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर्ड डाइट, और उसके साथ उन्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा? बिल्कुल। मसल मास बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लान, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान। एंड वेट लॉस करने के लिए, मसल गेन करने के लिए भी, यू नीड टू हैव अ गुड डाइट प्लान, अ गुड डाइट प्लान जिसके अंदर आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपके मैक्रोज, बेसिकली आपके मैक्रोज पूरे हो रहे हो, आपका वाटर इनटेक सही हो,
and not just the diet, you need to get the proper rest, you need to get the proper sleep also. तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स लेने के लिए क्या मुझे जिम ही जाना पड़ेगा या फिर मैं घर पे भी कर सकता हूँ बिना किसी इक्विपमेंट के या किसी लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ? बिल्कुल आप को जिम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन मेरे बहुत सारे जो मेंटीज़ हैं, उनको भी मैं घर से ही ट्रेन करता हूँ। 1-2 लोग जिम भी जाते हैं। फिर हमारे जिम जाने पे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, आपके पास वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं, ताकि जिससे आप बोर नहीं होते हो या आप और अच्छे रेंज में ट्रेन कर पाते हो। बट अगर आप घर पे हो, आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट विद द बॉडी वेट एक्सरसाइजेज़ ऑल्सो। इवन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज़ और ज़्यादा हार्ड होती हैं मशीन बेस्ड या डंबल वाली एक्सरसाइजेज से। इन माई टर्म आप कैलिस्थेनिक्स को देख लो, इतने हार्ड एक्सरसाइजेज हैं, मुझसे तो आज तक नहीं हुई। मैंने लॉकडाउन में करने की कोशिश करी थी कैलिस्थेनिक्स, बहुत हार्ड है। तो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी सब कुछ कर सकती हैं, उतनी ही मसल बनाएंगी और आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, आपका फैट लॉस कर सकते हो, आपकी मसल गेन कर सकते हो, प्रोवाइडेड इफ़ यू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन और द राइट कोच। आपके हिसाब से अगर किसी के पास जिम जाने का भी टाइम है, घर पे करने का भी टाइम है, तो आपके हिसाब से अगर वो बिगिनर है तो उन्हें जिम का वर्कआउट करना चाहिए या फिर घर से स्टार्ट करना चाहिए उन्हें? आई वुड से, इन माई पर्सनल ओपिनियन, लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, बट माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी कि आप पहले घर से स्टार्ट करो। मैंने भी घर से ही स्टार्ट किया था। मेरे घर के सामने मेरा फ्रेंड है, हम लोगों ने सीमेंट के डंबल बनाए हुए थे, स्कूल से बेंच लेके आ गए थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। यू बिल्ड ए हैबिट फर्स्ट एंड देन यू गो एंड इन्वेस्ट इन थिंग्स। तो मेरे हिसाब से पहले आपको एक आदत बनानी चाहिए, डेली वर्कआउट करने की एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए। उसके बाद में जिम जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करो, वहाँ पे एक अच्छा कोच ढूंढो एंड देन यू गो। बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अलग भी हो सकती है, उनको घर पे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, दे गेट डीमोटिवेटेड। जिम का एनवायरनमेंट से दे फील मोटिवेटेड, वहाँ पे और लोग कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको भी फील होता है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो लोगों के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं इस पे। माई टेक वुड बी, अगर मैं अपने लिए स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं घर से स्टार्ट करूँगा एंड देन आई वुड अप्रोच टू द जिम जब मेरे पास एक्सरसाइजेज खत्म हो जाएंगी या मेरा रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे या मुझे फील होगा कि अब मुझे जिम जाना। लेकिन जब कोई जिम जाना स्टार्ट करता है, स्पेशली बिगनर्स, तो उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ सोरनेस होती है, जैसे मसल्स में पेन होता है उनको, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये कोई इंजरी है। बहुत सारे लोग घबरा के अपना जिम भी छोड़ देते हैं। तो क्या जो मसल्स में सोरनेस आती है वर्कआउट के बाद, क्या ये नॉर्मल है? क्या फिर उन्हें डरना चाहिए इस चीज़ को लेके? नहीं नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग और बिना इसके आप जिम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया था, 3-4 दिन तक सोरनेस रहती है, दैट इज़ कॉल्ड, जो लंबी सोरनेस चलती है या सोरनेस जब आप वो एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, एंड दिस इज़ अ कॉमन और नॉर्मल फिनोमेना। जब भी आप कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, आपने बॉडी वेट से पुशअप्स लगाए, आपने स्क्वाट लगाए, नो मैटर आप जिम गए या नहीं गए, अगर आपने जो चीज़ आप नहीं कर रहे थे वो करी है, अगर आप रनिंग के लिए भी आज आप कभी रनिंग नहीं करी है और आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लगातार रनिंग कर लोगे, तो भी वो सोरनेस आएगी। वो क्यों आएगी? बिकॉज आपकी मसल ने वो स्टिमुलस फील किया है जो आपने उसको अभी तक नहीं दिया था। आपकी मसल्स में माइक्रो टियर्स हुए हैं एंड जिसकी वजह से उसमें बहुत मामूली सा ब्रेकडाउन हुआ है एंड आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है खुद को कोप करने का, सर्वाइवल का, उसकी वजह से वो मसल्स अब दोबारा बन रही हैं। वो रिपेयरिंग के प्रोसेस में जो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जो अंदर का केमिकल काम चल रहा है, उसकी वजह से यू फील दैट पेन, यू फील दैट सोरनेस एंड वो होके ही रहेगी। उस फेज से आपको निकलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लिफ्टर होते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस रनर होते जाते हैं, एक्सपीरियंस स्विमर होते जाते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर होते जाते हैं, एक्सपीरियंस एथलीट होते जाते हैं, वो आपकी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है एंड देन इन लाइक आफ्टर 3-4 मंथ्स और आफ्टर अ मंथ, और सबके लिए अलग अलग होता है, यू वोंट इवन फील एनीथिंग कि आज आपने वर्कआउट किया और आज आपको कुछ फील हो रहा है। एंड जब वो फील नहीं भी हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मसल सोर नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको वो सोरनेस की आदत हो गई है एंड आपकी बॉडी अब आपको वो पेन सिग्नल्स नहीं दे रही है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर योर बॉडी।
तो ये नहीं समझना है कि आज मुझे सोरनेस नहीं हुई तो मेरा अच्छा वर्कआउट नहीं हुआ। अच्छे वर्कआउट का सोरनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे याद है जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, और अगर मसल्स सोर नहीं होते थे या फिर वर्कआउट करते हुए पंप नहीं आता था, तो ऐसा लगता था यार पूरा दिन खराब हो गया, वर्कआउट बिल्कुल भी अच्छा हुआ ही नहीं। और उस सोरनेस को चेस करने के लिए अलग अलग फैंसी एक्सरसाइजेस करते थे और स्वेट करने की कोशिश करते थे। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे आपने भी ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि सोरनेस इज़ नॉट अ इंडिकेटर ऑफ अ वेरी गुड वर्कआउट। करेक्ट। एंड अगर होती भी है वो इनिशियली, तो उससे घबराना नहीं है। बट आफ्ताब, कोई तरीके हैं जिससे हम सोरनेस को जल्दी हील कर सकें? यस, आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है, आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। वो सोरनेस हो क्यों रही है? बिकॉज आपकी मसल्स लाइक ब्रोकन है, आपको आपने उनको तोड़ दिया है। अभी वो बनने की कोशिश कर रही हैं। अब बनने की कोशिश में अगर आप उनको, जो बनने के लिए उनको मटेरियल चाहिए, अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हैं तो वो जल्दी बन जाएंगी। तो जैसे अगर आपके घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपके कुछ लेबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, अगर आप भी साथ में उनको पूरा प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, कि सीमेंट उनका सब कुछ दे दिया अगर उनको आपने, तो वो उसको जल्दी बना देंगे। अगर आप सामान देने में डिले करेंगे, उनके पास ईंटें ही नहीं है जोड़ने के लिए, उनके पास सीमेंट ही नहीं है जोड़ने के लिए, तो जितनी लेट आप सामान देंगे उतनी लेट आपका घर बनेगा। सिमिलरली जितना लेट आप आपको उसको न्यूट्रिशन देंगे, उतना लेट आपकी मसल सोरनेस खत्म होगी। कहने का मतलब यह है कि इसका सिंपल इलाज यही है कि आप खुद को प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, खुद को प्रॉपर प्रोटीन दो, कार्बोहाइड्रेट्स दो, फैट्स दो, फाइबर दो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्लीप एंड रेस्ट। हम्म। और मैं देखता हूँ आफ्ताब की लड़कियों में, फीमेल एज ए जेंडर में, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को लेके एक बहुत एप्रीहेंशन है। बहुत सारी लड़कियां डरती हैं कि अगर वो वर्कआउट करेंगी तो वो एक बॉडी बिल्डर की जैसे लगने लगेंगी, लड़कों के जैसे लगने लगेंगी। क्या ये बात सच है? भाई इस बात पे मैंने एक बनाई हुई भी थी रील की, भाई लड़के जो आजकल के हैं जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, वो खुद लड़के जैसे नहीं दिख पा रहे हैं, तो आप लड़के जैसे कैसे दिखने लगोगे? Muscle building is not that easy. It's a very slow and very, very slow process. And in case of female, it's even slower. Because आपके पास जो necessary एक हार्मोन होता है मेल्स के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, वो कम होता है। ऐसे नहीं है कि नहीं होता है, वो कम होता है। तो मेल के कंपैरिजन में आपके पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मसल को बनाने के लिए चाहिए, वो कम है। तो आप की पर्सनैलिटी नहीं चेंज होने वाली है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, बल्कि आपको उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। आपके जो मंथली पीरियड्स होते हैं, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें आपको आसानी मिलेगी। वो अच्छे होंगे बिकॉज ऑफ द गुड ब्लड सर्कुलेशन। आपको आपकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उसमें बिकॉज फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। बिकॉज जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमको बोन्स भी, हमारे बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं, बोन्स पे भी लोड देते हैं हम, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, नॉट जस्ट मसल्स। एंड फीमेल को करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे मानने में, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लेसर मसल्स, यू आर ऑलरेडी वीकर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी देन द मेल्स, बिकॉज आप जेनेटिकली वैसे नहीं बने हो। तो यू शुड बी डूइंग इट इवन मोर देन द बॉयज। अगर बॉयज 3 दिन जा रहे हैं तो आपको 6 दिन जाना है। आफ्ताब, आपने पीरियड्स की बात करी, तो आपके पास आई एम वेरी श्योर कुछ फीमेल क्लाइंट्स भी होंगे, फीमेल मेंटीज भी होंगे कुछ। और आपके एक्सपीरियंस में क्या फीमेल मेंटीज को फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, मेंस्ट्रुअल फेज में, क्या उन्हें वर्कआउट करना पसंद होता है, या फिर उन्हें कुछ चेंज करना चाहिए उस फर्स्ट वीक ऑफ वर्कआउट में? इसमें सबका अलग अलग चॉइसेस रहता है। कुछ फीमेल्स करना पसंद करती हैं, बट इन जनरल टर्म्स अगर मैं बोलूँ, अगर आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा है, आपको क्रैम्प्स बहुत होते हैं, तो 1-2 दिन रेस्ट करो। बाकी के 3 से 4 दिन जो आपके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले, उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। और यू कैन डू, अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं है उन दिनों वर्कआउट करने का, तो व्हाट यू कैन डू योर फेवरेट एक्टिविटी, एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट यू वुड लाइक। आप बैडमिंटन खेलने जा सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग विल सूद योर मसल क्रैम्प्स एंड एवरीथिंग।
स्विमिंग कर सकते हैं, पैदल चलने जा सकते हैं, आप पार्क में घूमने जा सकते हैं, पुट योर म्यूजिक ऑन एंड जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग वॉक विद योर पार्टनर। आफ्ताब, बहुत सारी फीमेल्स के क्वेरी रहते हैं कि मुझे तो सिर्फ 4-5 kg गेन करना है। बहुत सारी फीमेल्स स्किनी होती हैं और वो बोलते हैं कि मुझे कोई मसल वसल नहीं बनाना है, आई जस्ट वांट टू गेन 4-5 kgs। बट लेकिन जब उनसे ज़्यादा बात करी जाए तो वो ये भी बोलते हैं कि मुझे किसी हीरोइन के जैसे लगना है, जैसे दिशा पटानी है उनके साथ जैसा लगना है। तो क्या ऐसे लोगों को आप कैसे समझाते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में? ऐसे लोगों को अ, जितना ज़्यादा काउंसल कर सकते हैं काउंसल करता हूँ मैं उन्हें बताता हूँ कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने बताया कि मसल्स बनती हैं उससे, मसल्स ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, फीमेल के केस में और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज आपको जो ये सार्कोपीनिया है और जल्दी एक्सपीरियंस होने लगता है, एंड आपको एक और प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, और भी जल्दी एक्सपीरियंस होने लगती है। तो इन टर्म्स ऑफ एज, एजिंग अगर देखी जाए तो फीमेल की जल्दी होने लगती है कंपेयर टू मेल। तो आपको तो और ज़्यादा चाहिए। अगर आप मसल बिल्ड नहीं करना चाहते हो तो वो लाइक कोई वही नहीं है, मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं बनता। अगर समझा सकते हो तो मैं तो समझाने की पूरी कोशिश करता आई हूँ, थिंक बट आज तक आपकी बात बहुत ठीक है, बट लेकिन एक जो यंग ब्लड होता है ना, स्पेशली यंग फीमेल्स होती हैं, वो काफ़ी अपने लुक से अट्रैक्टेड होती हैं एंड दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम बॉलीवुड हीरोइंस, हॉलीवुड हीरोइंस, राइट? तो अगर किसी को दिशा पटानी जैसी फिजिक चाहिए तो क्या वो खाली डाइट करके या रोटी चावल छोड़ के अचीव करा जा सकता है बिना वर्कआउट करे? नहीं, मेरे हिसाब से तो पहले उनको दिशा पटानी की फिजिक दिखानी चाहिए कि उसके अंदर है क्या। भाई उसको फोटो दिखाओ कि उसके जो एब्स दिख रहे हैं ना, वो आप जब तक मसल्स नहीं बनाओगे, जब आप मसल्स बनाओगे ही नहीं तो एब्स दिखेंगे कैसे। फैट लॉस तो बाद की बात है, पहले मसल्स होना भी तो चाहिए दिखने के लिए, अदरवाइज आपकी हड्डियां दिखने लगेंगी। अ, और उस फैट लॉस का कोई भी फायदा नहीं होगा आपको, उसके नुकसान ही होंगे। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं जब आपके पास मसल नहीं होगी, वीकनेस होगी, ठीक है। एंड बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो इससे हो सकती हैं, अल्ट्रा लो कैलोरीज खाने से और अल्ट्रा लो वेट में जाने से। दिशा पटानी की फिजिक देखो तो कैसी है, उसके पास मसल्स हैं, उनको पता है, वो जिम जाती हैं, उनको पता है कि उनको इतने दिन ट्रेनिंग करनी है, उनको पता है उनको योगा करना है, उनको पता है उनको प्रोटीन अपना पूरा करना है। दे हैव देयर कोचेस विद देम। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रोल के लिए ट्रांसफॉर्म कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो नॉर्मल लाइफ में कैसे दिखती है, यू शुड हैव अ लुक फर्स्ट। जितने भी हीरोइंस हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, सबके पास मसल्स हैं, एंड देन उनके पास उन्होंने फैट लॉस किया है। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसने विदाउट एनी रीजन सिर्फ अपना वेट लॉस कर लिया है एंड मसल नहीं बनाया है। इवन इफ यू लुक एट द राम कपूर, अभी जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली वेट लॉस किया है, ही ऑल्सो हैव लाइक सम गुड अमाउंट ऑफ मसल्स। उन्होंने सिर्फ फैट लॉस नहीं किया है, उनको अच्छा खासा मसल है उनके पास में, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो जिम जाते हैं और जिम जाके उन्हें इंजरी हो जाती है। इसमें वार्म अप और कूल डाउन प्रॉपरली ना करना, इसका कितना बड़ा रोल है? इसका लाइक पूरी पूरी नेग्लिजेंस इसी की होती है, बिकॉज हमको जिम जाके लाइक हमने डिसाइड कर लिया हमको 1 घंटा जिम जाना है, जिसमें से हमको 20 मिनट हमारे दोस्तों से बात भी करनी है जो अभी अभी जिम में बने हुए हैं, एंड फिर हमको वर्कआउट भी पूरा करके आना है। तो व्हाट हैपन्स कि जब आप जिम जाते हो, 2-4 लोग मिलते हैं, हाय हेलो होती है, 10 मिनट उनसे बात करने में निकल जाता है। नाउ यू लुक एट द क्लॉक, ओहो वर्कआउट भी खत्म करना है। तो आप यू गो स्ट्रेट टू द वर्कआउट एंड यू स्किप द मेन पार्ट, जिसमें आपको मोबिलाइजेशन करना है आपके जॉइंट्स का, बिकॉज जॉइंट्स आर वेरी वनरेबल। और आप एक ऐसा मूवमेंट करने जा रहे हो, आप एक ऐसी एक्सरसाइजेस करने जा रहे हो जिसमें आपकी जॉइंट की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो भी आप मूवमेंट करोगे उसमें जॉइंट मूव होगा ही होगा, अगर जॉइंट नहीं मूव होगा तो मूवमेंट होगी ही नहीं। और आप जॉइंट को ही मोबिलाइज नहीं कर रहे हो, आप सीधा सुबह तक शाम तक ऐसे चेयर पे बैठे हुए थे, एंड अभी आप ऑफिस से आके जिम गए हो, आपने 2-4 बातें करी एंड उसके बाद में सीधा वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तो दैट, आज नहीं तो कल, इन द लॉन्ग रन यू विल एंड अप गेटिंग इंजर्ड योरसेल्फ। तो अगर आफ्ताब किसी के पास 1 घंटा वर्कआउट के लिए है तो उनका वार्म अप, मेन वर्कआउट और कूल डाउन कितनी कितनी देर के लिए अप्रोक्सीमेट होने चाहिए?
अगर आप 1 घंटे का वर्कआउट करने जा रहे हैं तो 5 से 10 मिनट आपके वार्म अप में चले जाएंगे, जिसमें आप जो आपकी जॉइंट को मोबिलाइज करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप साइकिल जाओ और साइकिल चलाने लगो जिम में, दैट इज़ नॉट वार्म अप। वार्मिंग अप मीन्स गेटिंग योर हार्ट रेट अप एंड गेटिंग योर जॉइंट्स रेडी फॉर द वर्कआउट। ओके, तो 5 से 10 मिनट आपके वार्म अप के गए। 40 या 45 मिनट आप मैक्सिमम आपके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को दो, एंड देन उसके बाद में यू हैव 5 to 10 मिनट्स फॉर द कूल डाउन। कूल डाउन में अभी आप सिर्फ नॉर्मल स्पीड पे ट्रेडमिल पे चल सकते हो, आप सिर्फ बैठे रह सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो। कूल डाउन में ऐसा कुछ नेसेसरीली नहीं होता है कि आपको यही एक्सरसाइज करनी है कूल डाउन करने के लिए। कूलिंग डाउन इज जस्ट मीन गेटिंग योर बॉडी टेम्परेचर डाउन जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, एंड देन यू गो आउट। मान लेते हैं आफ्ताब किसी ने अच्छा वर्कआउट किया, अब वो घर गए, तो जब वो घर जाते हैं तो कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है उसके वर्कआउट के बाद जो उन्हें लेना चाहिए? मैं बहुत सारे बच्चों को देखता भी हूँ कि वो जिम में आते हैं, प्रोटीन शेकर्स लेके आते हैं, फ़ौरन प्रोटीन लेने के लिए भागते हैं और उन्हें लगता है अगर उनका प्रोटीन मिस हो गया वर्कआउट के बाद तो उनका वर्कआउट जो है वो वेस्ट हो गया है। तो क्या ऐसा सच में होता है? I used to do the same thing. I used to think like मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले, but as I read books, I read some articles, I like improved my knowledge. Now the thing is कि आपको न्यूट्रिशन देना है, जितना आपको चाहिए उतना, चाहे आप वो जिम करने के बाद में दो, चाहे आप पूरे दिन में कभी भी दो। योर न्यूट्रिशन शुड बी ऑन पॉइंट। टाइमिंग मैटर नहीं करती है कि आप वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन ले रहे हो, आधे घंटे बाद प्रोटीन ले रहे हो। वो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि उसको जहाँ पे प्रोटीन मिलेगा उसके शरीर में वो वहाँ से ले लेगी और अपना काम कर लेगी। यू डोंट हैव टू टेल योर बॉडी कि अभी मैं प्रोटीन दे रहा हूँ, अभी इसको यूज़ करो। अगर आप उसको अभी देते हो तो भी वो यूज़ नहीं कर पाएगी, बिकॉज डाइजेस्ट होने में चीज़ों को टाइम लगता है। हमने सोचा हमने प्रोटीन पिया और वो अभी के अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इट टेक्स टाइम। आप अपने मेंटीज को जब भी वर्कआउट कराने वाले होते हैं तो क्या उन्हें कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन देते हैं कि आप ये खा के आइए या इतना मिनिमम खा के आइए, या फिर आप उनके ऊपर छोड़ते हैं ये? नो, आई डू नॉट गिव देम एनी एडवाइस कि आप ये खा के वर्कआउट शुरू करो। मैनी पीपल लाइक वर्किंग आउट ऑन द एम्प्टी स्टमक ऑल्सो, फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को जब वो मुझसे पूछते हैं कि आई फील लैक ऑफ एनर्जी, मुझे एनर्जी नहीं होती है वर्कआउट के टाइम पे, व्हाट शुड आई ईट, देन आई सजेस्ट देम कि हैव अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मैं कैसे समझाऊँ, जो जल्दी से डाइजेस्टेबल हो जाते हैं या जिसका जो जो आपके शुगर लेवल को जल्दी राइज कर देते हैं, वो फूड, जैसे कि आपका बनाना हो गया या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गए, वो फूड आप खा लो वर्कआउट से आधा घंटा 1 घंटा पहले, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। एंड उसमें भी द कैच इज कि वो अभी डाइजेस्ट नहीं हो गया है, वो आपके दिमाग को आप साइकोलॉजिकली ऐसा फील करते हो कि हाँ, कि आपने कुछ खाया है एंड आपको एनर्जी मिल रही है। उसमें भी वो ये नहीं होता है कि आपने जो केला अभी खाया है उसी की एनर्जी से आप वर्कआउट कर रहे हो, आपने अपने शरीर को फूड दिया है। नाउ यू आर साइकोलॉजिकली थिंकिंग कि आपने अपने शरीर को खाना दे दिया, यू आर रेडी, आपका पेट फुल है, आपका दिमाग सोच रहा है कि हाँ अब मुझे खाना मिल गया। दैट इज़ वाई यू आर एबल टू पुश द वेट्स। वो बनाना जो आपने अभी अभी खाया वो ही सारी एनर्जी का काम नहीं कर रहा है। योर बॉडी हैव द एनर्जी इन रिजर्व टू डू थिंग्स। अगर वो केला आप नहीं भी खाते तो भी वर्कआउट कर पाते, बट आप उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाते बिकॉज यू फील कि आप हंग्री हो। हफ्ता बहुत कंफ्यूजन रहता है एक बिगनर को जब वो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। इतना इंटिमिडेटिंग होता है, 2.5 किलो के भी डंबल हैं, 30 किलो के भी डंबल हैं। तो कितना वेट से एक बिगिनर को जिम ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए? क्या इसके कोई गाइडलाइन है? इसकी कोई ऐसी रिजिड गाइडलाइन नहीं है। आप ना कोई आपको ये बता सकता है कि आपको कितना वेट उठाना चाहिए, बिकॉज आई विल टेक एन एग्जांपल। एक बंदा है जो 40 किलो का है, बिगिनर है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा भी बिगिनर है जिसने कभी जिम नहीं किया, बट वो 100 किलो का है। अब अगर मैं इन दोनों को बोल दूँ तुम 10 केजी से स्टार्ट करो, तो 10 केजी जो 100 किलो वाला बंदा है, आई एम डैम श्योर वो तो उठा लेगा, एंड हो सकता है उसके लिए ईजी भी हो। बट जो दूसरा बिगिनर है जो 40 किलो का है,
हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू डू डम्बल कर्ल्स विद 10 kg एंड फील इट? मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं कर पाएगा। या कहने का मतलब यह है कि जो मेरे लिए इजी है वो मेरी कैटेगरी के, मेरे वेट के सेम एज के बंदे के लिए हार्ड हो सकता है, बिकॉज सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। तो आई हैव अ फार्मूला जो मेरे लिए काम करता है। आपको एक ऐसा वेट लेना है जो मैं अपने मेंटीज को भी सजेस्ट करता हूँ, जिससे आप 10 से 12 रैप कर पाएँ। अगर आप 15 रैप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू इंक्रीज द वेट। अगर आप 8 रैप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड टू डिक्रीज द वेट। अगर किसी का प्राइमरी गोल है कि उन्हें फैट लॉस करना है और उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कार्डियो पर है, तो क्या वेट ट्रेनिंग और कार्डियो एक साथ कर सकते हैं? या फिर अगर एक साथ कर सकते हैं तो क्या उन्हें पहले कार्डियो करना चाहिए? वेट ट्रेनिंग और कार्डियो कर तो सकते हैं साथ में, बट अगर आप पहले कार्डियो करेंगे तो आपका जो मेन फंक्शन है, आप उसके लिए एनर्जी आपके पास नहीं बचेगी। आपने सारी एनर्जी कार्डियो करने में झोंक दी, एंड नाउ यू आर गोइंग टू लिफ्ट द वेट्स, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर आप 10 kg के 15 रैप कर पाते, तो वही 10 kg जब आप कार्डियो के बाद कर रहे हो, तो हो सकता है आप 11 रैप या 12 रैप ही कर पाओ, जिसकी वजह से आप मसल बिल्डिंग का जो चांसेस है, जो एक अच्छा खासा मसल बिल्डिंग ऑलरेडी एक हार्ड प्रोसेस है, एक हार्ड वे है, एक स्लो प्रोसेस है, जिसके चांसेस आपने और गिरा दिए। तो आई वुड एडवाइस कि आपको अगर कार्डियो करना ही है, इतना ही पसंद है, तो आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करो, एंड उसके बाद में जो एनर्जी बचती है, पुट दैट एनर्जी इनटू द कार्डियो। मान लेते हैं आफ्ताब कि मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ वर्कआउट के लिए और मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, मुझे ट्रैवल पे जाना है और मेरे पास जिम का कोई एक्सेस नहीं है। तो उस दौरान रेजिस्टेंस बैंड्स एक काफ़ी हैंडी इक्विपमेंट होता है। तो लेकिन क्या रेजिस्टेंस बैंड्स इक्वली इफेक्टिव हो सकता है ट्रैवल पे अगर मेरे पास जिम का एक्सेस नहीं है? ट्रैवल के टाइम पे अगर आप रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर रहे हैं, दैट्स अ गुड चॉइस, कर सकते हैं। बट आई पर्सनली फील कि रेजिस्टेंस बैंड उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अपनी पर्सनल वो हो सकती है, प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, किसी को हो सकता है वर्कआउट करना पसंद हो, बट इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द जिम। बट अगर ट्रैवल की बात है, तो आप यूज़ कर सकते हैं रेजिस्टेंस बैंड। इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अ गुड चॉइस। वही स्टार्टिंग वाली बात आ जाएगी कि कुछ नहीं से कुछ सही, कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, उससे तो बेटर यही है कि आप रेजिस्टेंस बैंड से कर लें। आफ्ताब, यू हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल, आप ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को पीटी कोचिंग देते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? क्या पीटी कोचिंग जो हम ऑनलाइन देते हैं, क्या वो ऑफलाइन कोचिंग जितनी इफेक्टिव होती है? भाई, मेरा जितना भी अभी तक का एक्सपीरियंस है, इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द ऑफलाइन थिंग। ऑफलाइन चीज़ में क्या होता है, आपको वहाँ पे मौजूद होना पड़ता है, बट इसमें क्या है कि यू आर नॉट गोइंग एनी प्लेस। मैं यहाँ पे बैठा बैठा दुबई के क्लाइंट्स, यूएस के क्लाइंट्स और भी कई देशों के क्लाइंट्स को ट्रेन कर पा रहा हूँ, एंड दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू द जिम और एनी फिटनेस सेंटर। वो अपने खुद के कंफर्टेबल स्पेस से मेरे साथ में वर्कआउट करते हैं। ऑल दे नीड टू हैव इज जस्ट एडजस्टेबल बेंच एंड सम एडजस्टेबल डंबल्स। तो आई बिलीव दिस इज इवन बेटर देन गोइंग टू अ जिम एंड देन वहाँ पे कोच को हायर करना। जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास ये चीज़ के लग्जरी है, इट्स बेटर फॉर देम। बट जिनके पास ये लग्जरी नहीं है, जिनके पास उतना टाइम ही नहीं है, तो उनका बहुत सारा टाइम बचता है, उनका ट्रैवल टाइम बचता है, उनका जिम का मेंबरशिप फीस बचता है। वो फीस बचा के इधर हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर पाते हैं, एक कोच के ऊपर इन्वेस्ट कर पाते हैं, अपनी डाइट के ऊपर इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। ओके आफ्ताब, मेरे पास आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिनका आपको वन वर्ड या वन लाइन में आंसर देना है। आई होप यू आर रेडी। आपका पर्सनल फेवरेट मसल ग्रुप टू वर्कआउट क्या है? लोअर बॉडी। आपके 3 फेवरेट सप्लीमेंट्स? 3 तो नहीं है, मेरे पास 2 ही है, क्रिएटिन एंड प्रोटीन। आपको वर्कआउट करना मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, आफ्टरनून में या इवनिंग में? मुझे पर्सनली आई प्रेफर आफ्टरनून्स। जिम खाली होता है, मस्त अपना अकेले वर्कआउट करो, पूरा जिम आपका। आपका खाने में फेवरेट प्रोटीन सोर्स एंड वर्स्ट प्रोटीन सोर्स कौन सा है? A favorite chicken and worst is egg. I can't, like, मैं पहले बहुत खाता था, बट अभी आई कांट। आफ्ताब, कोई एक ऐसा मिथ
जो आप कई सालों तक फॉलो कर रहे थे, जिसको आप याद करते हैं तो आपको आज भी हंसी आ जाती है? वही द सेम थिंग दैट आई टोल्ड अबाउट प्रोटीन, वर्कआउट के तुरंत बाद पीना है। सच अ स्टूपिड थिंग। आई थिंक वो हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस जर्नी में माना ही है। बट आफ्ताब, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर बात करी एंड यू वर वेरी काइंड। आप आए और लोगों को एजुकेट किया। थैंक यू सो मच आफ्ताब फॉर योर टाइम।